नमस्कार दोस्तों इतिहास कई बार बहुत सारी नई चीज़ों को सामने रखता है और वो याद कराता है कि हम लोग कितने बेचारगी के माहौल में जीते रहे हैं। और इतिहास बार बार इस बात को भी दोहराता है कि ये बेचारगी हमारी नियति है, हमारी फेट है। मैं दो चार उदाहरण देकर इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ कि मित्रों, जब से ये चर्चा चली है, बहस चली है कि माउंटबेटन और एडवीना माउंटबेटन की डायरियाँ जो हैं उनमें बहुत सारे राज दफन हैं, इनको लेकर बहस का सिलसिला अब सिर्फ भारत में नहीं, यूके में नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान में भी होने लगा है। और वहाँ भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि माउंटबेटन ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ भी इंसाफ तो नहीं किया। और वो लोग कायदे आज़म, वहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के वर्चुअल संस्थापक होने का दावा करने वाले अपना जिन्ना साहब के बारे में अब तो वहाँ के बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जिन्ना ने अगर उस वक्त माउंटबेटन को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने से साफ इनकार किया, उसकी भी एक वजह ये थी कि वो नाखुश था माउंटबेटन से और माउंटबेटन दंपत्ति से भी। और उसके कारणों की वजाहत मित्रों अपने अपने ढंग से होती है। एक कारण ये बताया जाता है कि एडवीना माउंटबेटन के यहाँ नेहरू के लिए कभी भी रोक टोक नहीं होती थी। जब भी वो आए उन्हें सीधा वाइस रीगल लॉज में या वाइसराय हाउस में, जो वर्तमान राष्ट्रपति भवन है, वहाँ ले जाया जाता था। और जब जिन्ना आते तो उनको इंतज़ार भी करनी पड़ती थी, और इंतज़ार के बाद जब वो जाते तो उस वक्त वो वहाँ पाते कि वहाँ नेहरू जी पहले से ही मौजूद हैं। तो उनको बड़ा नागवार गुज़रता कि मुझे इंतज़ार भी करवाई गई और मेरे सामने नेहरू को सम्मान दिया गया, मुझे वो सम्मान नहीं मिला। तो उनके मन में थोड़ी सी माउंटबेटन दंपति के बारे में एक अवर्शन, एक हिकारत या एक दूरी की भावना भी आ गई थी कि ये लोग हमारे सगे नहीं हैं। लेकिन उसके बरअक्स इतिहास हमें ये भी बताता है कि भारत ने अपने प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन को ही प्रथम गवर्नर जनरल रखा। और वो तब तक रहे जबकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शपथ नहीं दिलाई गई। तो ये एक इतिहास बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है कि वहाँ जो बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, मुल्कों के फ़ैसले, देशों के फ़ैसले, वो भी करने वाले लोग कोई खुदाई इंसान नहीं होते, हमारी तरह से कमज़ोरियों से भरे हुए इंसान होते हैं। और उस वक्त ये थी स्थिति मित्रों की, जब ये भारत पाक विभाजन हुआ तो उस वक्त महात्मा गांधी की एक बात बार बार दोहराई जाती है कि ये विभाजन मेरी लाश पर होगा। लेकिन विभाजन तो हुआ। और दूसरी बात ये थी कि जब अपने विभाजन के दौरान होने वाली हिंसा, वायलेंस के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और देश के कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं में उनका सबसे शिखर स्थान था, उन्होंने जब माउंटबेटन के सामने ये रखा कि ये हो सकती हैं चीज़ें कि वायलेंस जो है, हिंसा बहुत ख़तरनाक रूप ले जाए और इसको रोकना जो है बहुत ज़रूरी है, और इसको रोकने के लिए अगर हमें विभाजन को कुछ देर के लिए टालना पड़े तो वो भी टल सकता है, लेकिन ये खून खराबा नहीं होना चाहिए। और तब माउंटबेटन ने कहा था कि मैं खून खराबा किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वयं अपनी पुस्तक में भी इस बात की गवाही दी है कि मुझे माउंटबेटन ने इस बात का एश्योरेंस दिया था कि अगर मुझे वहाँ पर टैंक भी भेजने पड़े तो मैं टैंक भी भेजूंगा, लेकिन कभी भी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि इतने व्यापक पैमाने पर हिंसा हो जिसकी आशंका आपको मौलाना सता रही है। मैं हिंसा नहीं होने दूंगा और मुझे फ़ौज की एक्स्ट्रा जो प्लेटून्स हैं वहाँ पर तैनात करनी पड़े तो भी होंगी, मुझे टैंक भेजने पड़े तो भी होगा, तो भी मैं भेजूंगा। और अगर मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि हवाई जहाज़ों से
वहाँ पर सर्वेलेंस की जाए, पूरी जानकारी रखी जाए, तो मैं वो भी करूँगा। मैं हर वो कदम उठाऊँगा जिससे वायलेंस ना हो। लेकिन ना तो गांधी बाबा की बात किसी की समझ में नहीं आई, और ना ही माउंट बैटन के वो वादे जो है वो कारगर साबित हो सके। और विभाजन में इतने अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं 1.5 करोड़ का आंकड़ा है, कहीं 2.5 करोड़ का आंकड़ा है। इतने लोग जो है वो बेघर हुए, अपने घरों से उजड़े, दोनों तरफ उजड़े, आने वाले जाने वाले। और लाशों के अंबारों पर तो साहित्य की जो कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां, उनमें भी पृष्ठ भरे पड़े हैं। और जो वैशियत है उसमें भी इतनी ज़्यादा सामग्री उसने अदब की दुनिया में लिखने वालों को दी कि ये देखो ये कितना ज़्यादा संवेदनहीन हमारा समाज हो चला है। और जो राजनीतिज्ञ थे उनकी नज़रों के सामने भी सब कुछ हुआ, लेकिन सभी बिल्कुल बेबस थे उस वक्त। ना बापू का कुछ बहुत ज़्यादा जो रोल है वो सिद्ध हो पाया, ना माउंट बैटन का जो एक प्रकार से संकल्प था वो भी हवाई हो गया, और ना ही जो मुस्लिम लीग या कांग्रेस के या अन्य दलों के जो नेता थे उनकी कोई भी बात को गंभीरता से लोगों ने लिया। इतिहास सिर्फ ये बार बार जो उल्लेख करता है वो इसी बात का करता है कि हम लोग किन को अपना रहनुमा माने। ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा सवाल होता है कि हम किस तरह से फ़ैसला करें कि कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा और कौन हमारे दुख और सुख की गारंटी लेगा, कौन हमें एक आराम की ज़िंदगी और ठीक ठाक ज़िंदगी और कम से कम सेफ़ ज़िंदगी, सुरक्षित ज़िंदगी दे पाएगा। इस बात का जो फ़ैसला है ये करने में, आवाम के सामने इस बात का एक प्रकार से कोई परिणाम प्रदर्शित करने में, पेश करने में बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़े बड़े जो सैनिक तंत्र और असैनिक तंत्र के लोग थे, सारे के सारे असफल रहे। और मित्रों, ये बात मान के चलनी चाहिए कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते थे, जिन्ना भी कब चाहता था कितना ज़्यादा खून खराबा हो। लेकिन ये बात अलग है कि उस खून खराबे की जिम्मेदारी जो है उसकी जल्दबाजी पर भी थी। अगर वो इतनी जल्दबाजी, हड़बड़ी में सारे फैसले ना लेता और ना वो सरकार को, तत्कालीन अंग्रेज़ सरकार को मजबूर करता कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में फ़ैसले लो, जो भी लेना है लो, तो शायद ये नौबत ना आती, को वक्त मिल जाता। शायद हालात पर बिगड़ने से पहले काबू पा लिया जाता। क्या होता ये इतिहास इस बात का जवाब नहीं देता, लेकिन इतिहास गुनाहों की ज़रूर फहरिस्त रखता है कि गुनाहगार तो सभी लोग थे और इन लोगों से उन गुनाहों पर पर्दा डाला नहीं जा सका। बाकी बातें मित्रों बहुत लंबी हैं, फिर कभी सही। शुक्रिया।